हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम पिछली क्लास में पढ़े थे भारतीय अर्थव्यवस्था। हम अर्थव्यवस्था के 3 पॉइंट पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे हम अगला पॉइंट, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं, उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। आर्थिक क्रिया किसी क्षेत्र के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोग, उत्पादन तथा वितरण में संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। प्रथम क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उसके संबंध गतिविधियों का इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्राकृतिक को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। द्वितीय क्षेत्र कहलाता है जैसे लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, इस कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें लगे कौशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब में के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र है इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। नोट में देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम अधिक्यावली अर्थव्यवस्था है। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, सकल घरेलू उत्पाद GDP एवं प्रति व्यक्ति आय से वृद्धि हो रही हो तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें कि परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। नोट, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयोग मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। अब आगे आता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे
आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के रूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। अतः आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रो अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को आधिकारिकता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया, जिसका तात्पर्य जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो। आर्थिक समृद्धि केवल परिमाणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पादन के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिनका परिणाम मापक संभव हो में परिवर्तन। आर्थिक विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पादन तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन। नोट: किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास की माप विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन मोरिम डेविड मोरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट कौंसिल के कहने पर किया। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़ों शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर एवं 1 वर्ष आयु की जीवन प्रत्याशा के औसत मान का उपयोग किया जाता है, 0 से 100 के पैमाने पर। नोट: जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति का और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचायक होता है। तीसरा पॉइंट है क्रय शक्ति समता विधि। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। नोट: विश्व विकास रिपोर्ट 2014 ईस्वी के अनुसार 2012 ईस्वी में क्रय शक्ति समता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। निवल आर्थिक कल्याण में सकल राष्ट्रीय उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियाँ प्लस आवश्यक तथा ग्रहणीय की सेवाएं। सैमुएलसन का यह मत है कि निवल आर्थिक कल्याण लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करेगा। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डेली तथा कोब ने 1989 ईस्वी में किया। आगे नोट में दिया गया है जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नॉरधास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर MEW की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुएलसन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर NEW कहा।
5वां पॉइंट है मानव विकास सूचकांक HDI। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान के थे, अमर्त्य सेन भारत के तथा उसके सहयोगियों ने किया। मानव विकास सूचकांक एवं सांख्यिकीय सूचकांक है जीवन में सब जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 ईस्वी में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1.0 तक हो सकता है। तो साथियों, यहाँ तक ये क्लास पूर्ण होती है। आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।